हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम 28 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह टुक ओवर एज द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन से डायरेक्टर जनरल बने हैं, 34th डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के यानी एनसीसी के। आप सभी जानते हैं एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948 के तहत इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम बेड बैंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक एमसीक्यू उसी से संबंधित है और उसी के थ्रू हम पेड अप कैपिटल और ऑथोराइज्ड कैपिटल में अंतर भी जानेंगे। तो ये तीनों ही टॉपिक यदि आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेड बैंक को मुझको अच्छे से बताइए। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो लिखा रहता है न्यूज़ में लिखा रहता है तो वो सब समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल तरीके से बताइए किस तरह से काम करेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम अच्छे से बेड बैंक को समझेंगे, वो भी बहुत ही मिनिमम टाइम में। खैर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस पुरस्कार कितने पुरस्कार विजेताओं को दिया गया? 21, 32, 42 या फिर 11? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड फॉर द ईयर 2019-20 वर गिवन टू 42 अवार्डीज। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस अवार्ड ये दिए हैं 19-20 के सेशन के लिए। कितने लोगों को? 42 लोगों को दिए हैं और 3 डिफरेंट कैटेगरीज में दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी +2 काउंसिल्स, एनएसएस यूनिट्स एंड देयर प्रोग्राम ऑफिसर्स, और थर्ड कैटेगरी एनएसएस वॉलंटियर्स। आपको जानना चाहिए ये जो अवार्ड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिए जाते हैं। आपको जानना चाहिए एनएसएस एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जो कि साल 1969 में माफ़ कीजिएगा 1969 में लॉन्च की गई थी और इसका मोटो है नॉट मी बट यू यानी स्वयं से पहले आप। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस यानी एनपीएस दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ अनाउंस्ड to observe the national pension system दिवस on October 1st। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। आपको जानना चाहिए जो ये पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के चेयरपर्सन सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.7% कर दिया है। आपको बताना है ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस, वॉर्सो पोलैंड, वॉशिंगटन यूएसए या फिर दावोस स्विट्जरलैंड? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी हैज़ लोवर्ड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 9.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। The OECD is headquartered in Paris, France। तो देखिए, इसने 2022 के लिए जो बताया है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी फिजिकल ईयर 22 यानी कि 21-22 इसके लिए 9.7% का है, 0.2% यहाँ पर इन्होंने घटा दी है। आपको जानना चाहिए कि साल जो फाइनेंशियल ईयर 23 है यानी 22-23 इसके लिए इन्होंने जो प्रोजेक्शन बताया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है ये 7.9% बताया। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये ओईसीडी है इसकी फुल फॉर्म भी आपको जाननी चाहिए। दूसरा ये कि इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और कई बार इसकी मेंबरशिप भी पूछी जाती है, तो 38 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 27।
और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये आप याद रखिएगा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन सितंबर 25। और इस साल 2021 में इसका थीम रहा है फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। आपको जानना चाहिए जो ये डे है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी FIP काउंसिल द्वारा जो है क्रिएट किया गया था साल 2009 में अपने टर्की सेशन में। आपको जानना चाहिए इसी दिन 1912 में जो ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल है इसकी स्थापना की गई थी। रशियन ग्रां प्री में जीत के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो लुइस हैमिल्टन हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस विद विक्ट्री इन द रशियन ग्रां प्री। तो लुइस हैमिल्टन का नाम आप सभी जानते हैं, तो इन्होंने जो है 100 रेसेस जीत लिए हैं यहाँ पर रशियन ग्रां प्री जीतकर। आपको जानना चाहिए सर की उपाधि इनको मिली हुई है सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि फिलहाल मर्सिडीज़ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम साल 2021 की बात करें तो इन्होंने ये सभी जीपी जीती हैं, ब्रिटिश जीपी, स्पेनिश जीपी, पोर्चुगीज जीपी एंड बहरीन जीपी। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है या किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दोनों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए 500 फीट की ऊंचाई पर है ये काजा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है। आपको जानना चाहिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, कैपिटल है शिमला। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कई बार पूछा जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला, खीरगंगा, सिंबलपाड़ा ये भी नेशनल पार्क हैं यहाँ पर स्थित है। आपको जानना चाहिए की मोनेस्ट्री, नाती फोक डांस, मनी महेश लेक, भाखड़ा डैम, कोल डैम, नापथा चाकरी, चमेरा डैम, पोंग डैम जिसे महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रेणुका वेटलैंड ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया है। ये फैक्ट आई होप आपको शायद ही मालूम हो। तो ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सी है? रेणुका वेटलैंड। और लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सी है भारत में? ये है सुंदरबन वेटलैंड। तो दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि पर्वत धारा योजना ये भी हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस स्थान पर पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया? लेह, शिमला, जम्मू या फिर मसूरी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल एट लेह। तो लेह लद्दाख में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर द्वारा फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? सिंधु संस्कृति केंद्र में। आपको जानना चाहिए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर हैं, कैपिटल लेह है। और लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी कब अस्तित्व में आया? 31 अक्टूबर 2019 में। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि इंडियन एयरफोर्स ने वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल ATC टावर इसको लद्दाख में इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड का भी जो है उद्घाटन किया गया। कितनी हाइट पर है ये? 19,300 फीट पर है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इसके बारे में आपको हमने डिटेल में पढ़ाया था, तो डिटेल में आप खुद से भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है वो क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। नवगठित इंडिया डेट रिजोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड IDRCL में पब्लिक सेक्टर बैंक और सार्वजनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अधिकतम कितनी हिस्सेदारी हो सकती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो maximum stake in the public maximum stake by public sector banks and public financial institutions in the newly formed India Debt Resolution Company Limited can be 49%। तो देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL इसकी स्थापना की है, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड इट विल वर्क इन टेंडम विद द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL
इन टेंडम का मतलब होता है दो चीज़ें जब एक साथ कार्य करती हैं उसको बोलते हैं इन टेंडम। तो यानी कि इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी यानी IDRCL और NARCL ये दोनों जो हैं साथ साथ काम करेंगी। देखिए इससे पहले आगे बढ़ें मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बैड बैंक, ये दोनों बैड बैंक की तरह आप समझ सकते हैं, बैड बैंक ही हैं। देखिए बैड बैंक सरकार ने खुद स्थापित किया है, बैड बैंक नाम बैड है पर अच्छे काम के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो बैड भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, बैंक से किसी ने लोन लिया पर वो चुका नहीं पाया, लेकिन बैंक ने उसकी सिक्योरिटी अपने पास रखी हुई है, कुछ गारंटी के तौर पर उसके कागज़ रखे हुए हैं या फिर उसके मकान के कागज़ रखे हुए हैं, ठीक है, और किसी भी तरह की ज़मीन की कुछ कागज़ रखे हुए हैं, ऐसा हो सकता है। अब देखिए वो जो व्यक्ति है वो अपना लोन देने में सक्षम नहीं रहा, 100 रुपये का उसके ऊपर लोन था, वो 100 रुपये अपने चुका नहीं पाया। अब उसकी सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट के पास है, माफ़ कीजिएगा बैंक के पास है। तो अब तक बैंक क्या करती थी, अपने आप बेचती थी। तो ये सब जो है ना बैंक की इमेज को ख़राब करता है। जिन्होंने बैंक में पैसा डाला हुआ है, मान लीजिए मेरा पैसा बैंक में जमा है, मुझे पता चला कि उस बैंक के तो पैसे ही वापस नहीं आ रहे हैं जिसने उसने कर्जा दिया हुआ है, तो मैं अपने पैसे वापस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बैंक की इमेज ख़राब होती है। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL इसकी स्थापना की है, ठीक है। तो अब जो बैंक के पास गिरवी जो प्रॉपर्टी रखी रहती थी ना, जो लोग अपने लोन नहीं चुका पाते थे, तो बैंक खुद नहीं बेचेगा उनको। अब उन सभी प्रॉपर्टी को जो है ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसको दे देगा, इसको बेच देगा, ठीक है। जो भी आपने गिरवी कागज रखे हुए ना बैंक ने, बैंक अपने गिरवी कागज इसे दे देगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब बेचेगा तो बैंक को क्या मिलेगा, भाई बैंक का तो पैसा अटका हुआ है ना, 100 रुपये अटके हुए हैं, ठीक है। तो अब बैंक ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, ये कहेगी कि आपके हमें देने हैं 100 रुपये, ठीक है। तो अभी 20 रुपये तो आप पकड़ लीजिए, बाकी की 80 रुपये हम आपको तब देंगे जब ये जो आपने हमें गिरवी कागज़ दिए ना, ये जब हम बेच देंगे तो बाकी के 80 रुपये हम आपको तब देंगे, अभी आप 20 रुपये पकड़ लीजिए, ठीक है। अब ये जो 20 रुपये देगा, ये 20 रुपये कहाँ से आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है, इसने जो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, तो इसने ये कागज़ तो ले लिए, लेकिन अब ये कैसे बेचेगा। तो इसने तो कागज़ लिए, जो गिरवी कागज़ रखे हुए थे इसने ले लिए। अब इन कागज़ से जो प्रॉपर्टी है, माल्या की गाड़ी है, नीरव मोदी की कार है, इनको बेचेगा कौन, इनको बेचेगा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्या करेगी, बैंक से लेगी जो भी गिरवी सामान है, जो गिरवी कागजात है, गिरवी प्रॉपर्टी है, वो ये ले लेगी बैंक से। अब उनको इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग जगह पर बेचेगा कौन, ये इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये बेचेगी। अब जो ये है ना नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अब ये कुछ पैसा बैंक को दे रही है, जो इसने 20 रुपये दिए हैं कि लो 20 रुपये आप रख लो, अभी बाकी के 80 रुपये हम तब देंगे जब ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो ये 20 रुपये कहाँ से आएंगे, ये अब हम आगे समझेंगे। तो देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो ये IDRCL है, इसकी जो पेड अप कैपिटल है ये 80.5 लाख रुपीज़ है और ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसमें 49% मैक्सिमम 49% स्टेक इसमें हासिल कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं, पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है, आप मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर बेच सकते हैं, ठीक है। मेरी ये कंपनी है तो मैं मैक्सिमम 100 रुपये के शेयर बेच सकता हूँ, वो होती है मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। 100 रुपये से ज़्यादा के शेयर मैं बेच नहीं सकता क्योंकि 100 रुपये ही मेरे पास हैं, ठीक है। हालांकि उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल को मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो मैक्सिमम शेयर मैं इशू कर सकता हूँ अपनी औकात के हिसाब से, वो केवल मेरे पास 100 रुपये है। पेड अप कैपिटल क्या है, अब 100 रुपये मैं जो है 100 रुपये के शेयर में इशू कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो है 20 रुपये के शेयर अभी इशू किए हुए हैं और वो 20 रुपये मेरे पास आ भी गए हैं, ठीक है। जिसको मैंने शेयर बेचे थे उनसे 20 रुपये आ भी गए हैं, तो वो 20 रुपये कहलाता है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर तो हो सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे ये बात और जानेगा कि अरविंद सदाशिव मोकाशी और नारायण केलविधि शेषाद्री और अनिल राज चेलन, तो ये सभी इसके बोर्ड में शामिल किए गए हैं, जो इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसके बोर्ड में इनको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं इस वाली की, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की। तो देखिए यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये 51% ओनरशिप रख सकते हैं इसमें, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में, और 8 पब्लिक सेक्टर बैंक इसके शेयर होल्डर्स हैं, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो ये है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, 100 करोड़, यानी 100 करोड़ रुपए तक के शेयर ये इशू कर सकता है, जिसमें कि 10 करोड़ शेयर देगा और हर एक की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये, ठीक है। अब ये देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एक्सटेंडिंग अ गारंटी ऑफ
30,600 करोड़ टू NARCL। अब ये 30,600 करोड़ रुपए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिए हैं सरकार ने। तो अब जो वो बात आ रही थी ना कि ये बैंक को 20 रुपये देगा पहले, है ना, 80 रुपये तब देगा जब वो गिरवी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो ये 20 रुपये इसके पास कहाँ से आएंगे? ये जो सरकार ने ये बजट दिया है ना, इसमें से आएंगे ये। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ये NARCL है, इसके CEO कौन बनाए गए हैं? पद्मा कुमार M नायर। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि काफ़ी इजी पॉइंट से आपको समझाया जाए, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको बैड बैंक अच्छे से समझ में आया या नहीं आया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने उत्तर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 बाजारों में या मार्केट में UPI QR आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL हैज पार्टनर्ड विद लिक्विड ग्रुप to enable UPI QR based payments acceptance in 10 markets across North Asia and Southeast Asia। तो देखिए फ्रेंड्स, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड आपको जानना चाहिए कि ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल आर्म है, यानी कि इंटरनेशनल जो सौदे करने हैं, ठीक है, जहाँ पर UPI को अपना लागू करवाना है, तो वो देखता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो ये NPCI की ही एक ब्रांच है, इंटरनेशनल ब्रांच है। तो इसने लिक्विड ग्रुप इसके साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो नॉर्थ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं वहाँ पर UPI को जो है चालू करवाने के लिए, कि वहाँ पर UPI से पेमेंट हो सके। आगे आपको जानना चाहिए जो ये NIPL है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसी को बोलते हैं NIPL। तो इसके जो CEO हैं ये रितेश शुक्ला हैं, और जो NPCI है हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके MD एंड CEO दिलीप आशपे हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। निम्नलिखित में से किसने सह ब्रांड यानी को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो BPCL हैज जॉइंड हैंड्स विद द SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, BPCL SBI कार्ड को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया गया है BPCL और SBI कार्ड के द्वारा। आपको जानना चाहिए SBI कार्ड के MD एंड CEO रामा मोहन राव अमारा हैं, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है, और जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार सिंह हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष 30 वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों में से कौन सा भारतीय शहर 23वें स्थान पर था? पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंडियन सिटी बेंगलुरु वॉज रैंक 23rd अमंग द टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एज पर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021। तो देखिए फ्रेंड्स, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? एक रिसर्च फर्म है स्टार्टअप जीनोम, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें बेंगलुरु को 23वीं पोजीशन दी गई है, 2020 में इसकी 26वीं पोजीशन थी। तो यहाँ पर टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की गई है। आपको बता दें जो बेंगलुरु है इसका इकोसिस्टम वैल्यू है 53 बिलियन US डॉलर का। दूसरी बात आपको जाननी चाहिए कि दिल्ली इसमें 36वीं रैंक पर है, और इसमें कैटेगरी है इमर्जिंग इकोसिस्टम, तो इसमें मुंबई जो है पहले नंबर पर है। बाकी आपको जानना चाहिए कि सिलिकॉन वैली जो है पहले नंबर पर है, इसमें जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसमें पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क सिटी और लंदन है, तीसरे नंबर पर है बीजिंग, और चौथे नंबर पर है बोस्टन। साथ ही अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो नॉर्थ अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे पर है एशिया और तीसरे पर है यूरोप। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई, अमर्त्य सेन, अमीश त्रिपाठी या फिर चेतन भगत? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो चेतन भगत की ये बुक है 400 डेज, इसको वेस्टलैंड द्वारा पब्लिश किया जाएगा और ये 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। तो इनका कहना है कि ये मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन बुक है, और अमेजोन पर अभी ये फिलहाल काफ़ी डिस्काउंट में मिल रही है, क्योंकि प्री ऑर्डर जो हो रहे हैं वो काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में हो रहे हैं। तो अगर आप में से कोई पढ़ने के इच्छुक हैं, जिनको पढ़ने का शौक है, तो आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अच्छी बुक हैं, कोई कुछ इनकी अच्छी भी बुक हैं। चलिए, जंगलनामा नामक उपन्यास को ऑडियो बुक रूप में जारी किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द नोवेल टाइटल्ड जंगलनामा हैज़ बीन रिलीज्ड इन ऑडियो बुक फॉर्म। सो द ऑथर ऑफ दिस नोवेल इज अमिताभ घोष।
तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। जंगलनामा ये अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई बुक है। देखिए जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन विलेजेस, जो वहाँ के विलेजेस हैं, तो वहाँ पर जो भी हिंदू और मुस्लिम रहते हैं तो वे एक गॉडेस को मानते हैं जिनका नाम है बॉन बीबी। ठीक है, तो आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप में से कोई उस साइड को हैं या जानते हो तो मुझको प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो एक गॉडेस है, तो इनको दोनों ही, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम में, मानते हैं। तो इनकी काफ़ी सारी कहानियाँ भी हैं। तो अमिताभ घोष ने जंगलनामा में इन्हीं के बारे में चर्चा की है। तो अब इसको ऑडियो बुक में जारी किया गया है, किसकी आवाज़ में? अली शेठी की आवाज़ में। और इस बुक में जो चित्रकारी की गई है ये किसके द्वारा की गई है? सलमान तूर के द्वारा। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट हैं सलमान तूर, इनके द्वारा की गई है। लिखा है ना, द बुक इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय सलमान तूर। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? आसाम, मणिपुर, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फॉर्मर कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस युद्धवीर सिंह डडवाल, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वाज आल्सो द फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। आपको बता दें जुलाई 2007 से नवंबर 2010 के बीच में ये दिल्ली के 16th पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्य कर चुके थे। चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या फिर 400 करोड़। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 400 करोड़ इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्कीम। तो देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क ये स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो अगर आपको नहीं मालूम है और उसमें ऑप्शन में आ जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो हो सकता है ज़्यादा से चांसेस कि आप उसको सही टिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ठीक है, तो जो भी मेडिकल डिवाइसेस होती है ना, तो उनको जो है उनको अच्छा मार्केट मिल सके, उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसका टोटल बजट कितना रहेगा? 400 करोड़ रुपीज़। कब से कब तक? 2020-21 से 2024-25 तक के लिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जा सकते हैं। और अब जो सरकार ने यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस तरह के पार्क इस्टेब्लिश करने को मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अपने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गॉर्डन ब्राउन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द न्यू एम्बेसडर फॉर इट्स ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनको WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से 31 मार्च तक कितने घरों का विद्युतीकरण किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टिल मार्च 31st 2.82 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड सिंस द लॉन्च ऑफ सौभाग्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सौभाग्य है 31 मार्च तक इसको जो है 2.82 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है इस स्कीम के तहत। तो देखिए इस स्कीम को 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। तो 25 सितंबर 2017 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और आपको बता दें इसका मतलब क्या है सौभाग्य का? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मकसद क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड कराना, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड कराना। और इसका जो टोटल बजट है 16,320 करोड़ रुपए है, जबकि ग्रोस बजटरी सपोर्ट इसका है 12,320 करोड़ रुपीज़ का। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साइप्रस? सो कैपिटल इज निकोशिया एंड करेंसी इज यूरो। Who is the president and CEO of Qualcomm? So Cristiano Amon is the CEO and president. Chase Bank is headquartered in which country? Answer is United States. Gothipua is the traditional dance form in which state? Answer is Odisha. Who is the current president and managing director of Ford India? Answer is Anurag Mehrotra. तो देखिए ये सितंबर के अंत में फोर्ड इंडिया के MD हैं ये, तो ये स्टेप डाउन कर लेंगे, यानी अपना इस पद को छोड़ देंगे। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इन सभी क्वेश्चंस का फ्रेंड। इसी तरह से बस आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए।
What is the capital and currency of Cambodia? Footballer Mohamed Salah is from which country? World Cadet Wrestling Championship 2021 was held in which country? The Platinum Jubilee of Queen Elizabeth II is expected to be marked in which year? Jindal Steel and Power has been declared the preferred bidder for the कासिया आयरन और एंड डोलोमाइट माइन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बेसिक्स जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनसे जुड़े रहिए। ऐसा ना हो, अब देखिए आरआरबी पीओ मेंस हुआ है, कई एस्पिरेंट्स के कमेंट्स मैंने पढ़े कि हम तो आरआरबी पीओ मेन का जीके देख के हिल गए। हिलना क्या होता है? उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से बना सकते थे। तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, या एक दो क्वेश्चन इस तरह से डीप पूछ लिया गया तो आप उसके चक्कर में जो है फिर से नए शुरू से तैयारी करने लगें। तो इतना समय नहीं है अब, क्योंकि अब आपका जो है एसबीआई का भी पेपर आने वाला है। ठीक है, तो केवल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है ना, उन्हीं को डीप पढ़िए। जो बेसिक करंट अफेयर है जो आप डेली पढ़ते हैं उनको सही से पढ़िए, उनको डिटेल में पढ़िए। ठीक है, अगर आप फिर से 2-3 बार देखिए उन क्वेश्चंस को, आपको समझ में आएगा कि इतना भी टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे उसमें जिनके लिए डीप स्टडी चाहिए, लेकिन ज़रूरी थोड़ा है कि हमको सभी क्वेश्चन करने हैं। हमको इतना करना है कि हाँ, हम अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें ला सकें। तो इस तरह से घबराओगे तो किस तरह से, अब इतना पास एग्ज़ाम आ रहा है और अब इस तरह से कमेंट आएंगे कि हम तो उन्हें देखकर हिल गए।